नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। देवांशी कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। देवांशी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ममता की पाठशाला। आखिर ममता की पाठशाला क्या है, ये आप ज़रूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि दर्शकों वैसे भी हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो पहली टीचर है वो माँ कही जाती है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो टीचर उनके दूसरे गुरु बन जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि सारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो सारा टीचर पे ही निर्भर करता है। लेकिन वही ममता जब उन्हें अध्यापक के रूप में मिलती है तो बच्चों को सीखना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जितना जल्दी वो माँ से सीखते हैं वैसे ही सहयोग जब टीचर का मिलता है तो उनका भविष्य ज़रूर ही उज्जवल हो जाता है। तो ऐसे ही कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ममता चंदेल जी से, जो कि शिक्षिका है, बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है और इन्होंने अपनी पाठशाला का नाम भी दिया है ममता की पाठशाला। तो बहुत बहुत स्वागत ममता जी पहले तो आपका। धन्यवाद मैम। देवांशी कार्यक्रम देख रहे डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं डीडी हिमाचल को और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस मंच पर बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें की है जो कि दर्शकों को आगे आने वाले कार्यक्रम जो भी आपसे बातचीत होगी वो सारी जानकारी उन्हें मिलेगी, तो उन्हें ज़रूर लगेगा कि आप आज यहाँ इस मंच पर क्यों हैं। और सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर ममता की पाठशाला क्या है। मैम, जहाँ तक ममता की पाठशाला का सवाल है तो ममता की पाठशाला मेरी एक ऐसी बगिया है जहाँ पर नन्हे नन्हे ऐसे फूल स्कूल में आते हैं जो अभी 3 साल के हैं, बहुत छोटी उनकी आयु होती है और जिन्होंने माँ के आंचल के अलावा कुछ बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती है। तो उन बच्चों को उतने प्यार की, अफेक्शन की और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और वही सब कुछ मैंने अपनी पाठशाला में उन बच्चों को देने की कोशिश की है और मैं ये मानती हूँ कि मैं 100% सफल भी हुई हूँ उसमें। जी, तो लगभग इतना टाइम आपको हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 25-26 साल हो चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप कहना चाहते हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन आपको होती है इस काम को लेकर? मैम, टीचिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है, अपने आप में ही एक गौरव की बात है अध्यापक होना। किसी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। तो भारतीय समाज में टीचर का, एक अध्यापक का ओहदा तो वैसे ही बहुत ऊंचा है। तो मुझे इस जो प्रोफेशन में आकर बहुत मतलब अच्छा महसूस होता है, और मेरे जो टीचिंग है उसको सोसाइटी के द्वारा, अपनी कम्युनिटी के द्वारा, बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा और बच्चों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि मैम जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सब कुछ जाकर घर में भी बताते हैं। तो मैम बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, और प्रोफेशन का चुनाव भी वैसा ही होना चाहिए। इंसान को वही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिसको वो 100%, अगर हम चॉइस के अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, अपनी चॉइस से लेते हैं, तो हम 100% उसमें डिवोट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा इंटरेस्ट उस प्रोफेशन में नहीं है तो हम उतना नहीं डिवोट कर सकते, ना ही सेटिस्फेक्शन होती है, ना कम्युनिटी को होगी, ना सोसाइटी को होगी, और ना ही खुद को होती है। और ये भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, अगर आप 100% उसमें देते हैं तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है, और देना भी चाहिए जिस काम से आप जुड़े हैं उसमें। लेकिन आप तो शायद हम ये कह सकते हैं कि 200% कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा इसमें कर रहे हैं। ये सब कुछ आपसे जानेंगे और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ममता की पाठशाला ये आपने नाम क्यों दिया। जैसा कि अभी मैं बता रही थी आपको कि ममता की पाठशाला में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही मैं इस प्रोफेशन में आई, बचपन से ही शौक था कि मुझे टीचर बनना है, तो इस प्रोफेशन में आई तो हर एक बच्चे में मैंने अपने बेटे को देखा है। और मुझे लगता है एक माँ बनकर, टीचर के साथ मैंने एक माँ बनकर उन बच्चों की स्टडी करवाई है और उन बच्चों की केयर की है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया है लर्निंग के लिए, और हमने लर्निंग आउटकम भी उसमें अचीव किए हैं, अच्छे से अचीव किए हैं। ये तो शायद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है इसमें भी बयां हो जाएगी आपकी कामयाबी, क्योंकि लगभग 3 बच्चे थे उस स्कूल में जब आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, और आज देखें तो 50 के लगभग बच्चे वहाँ पर हैं, और
आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल का जब हम कहते हैं कि ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये 3 से 50 का सफ़र कैसे हुआ ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल जो सरकारी स्कूल हैं तो सभी टीचर वैसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विश्वास जगाए रखने की ज़रूरत है, बनाए रखने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो जैसे ही मैंने अपनी GPS झरेड़ी जो स्कूल है मेरा, जिस पाठशाला में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो इसमें ज्वाइन किया तो उसमें 3 ही बच्चे थे जी। तो और बेटी तो उसमें कोई भी नहीं थी। तो बहुत चैलेंजिंग काम था, चुनौती थी कि एनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला जो मैंने काम किया वो टीचिंग जो मेथड है उसमें चेंजिंग लाई जी। वैसे भी ये बात है कि कौन पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता, हाँ कैसे पढ़ा रहा है वो मैटर करता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का कहाँ तक कैसे जा रहा है। तो और वैसे भी कथा लिखना आसान है, कहानी लिखना आसान है, ग्रंथ लिख दो, लेकिन जो उसका भाव है उसको उसी रूप में बच्चों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी मैम। तो इसके लिए मैंने अलग अपनी टीचिंग जो मेथडोलॉजी है उसमें चेंजिंग लाई। मैं डेली मतलब अलग अलग मेथड यूज़ करती हूँ। बच्चों की इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है स्कूल में, बच्चे अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं, उनका सोचने का स्तर, IQ लेवल सब अलग अलग होता है। तो मैं उनके अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, कैसे वो इस टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं, तो हर दिन मेरी एक्टिविटी, मेरा जो मेथड है वो अलग मैं फ्रेम करती हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आप टीचर हो और 50 बच्चों को आपने संभालना हो तो कैसे आप इतना समय निकाल पाते हैं कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली देखना कि उसको इस तरह से नहीं ऐसे समझ आएगा, उसके लिए समय कैसे निकालती हैं आप? इसके लिए मैम एक तो मल्टीग्रेड टीचिंग रहता है कि हम जो बड़ी क्लासेस हैं उनको हम इकट्ठे करके मतलब यही एक ऑप्शन रहती है, जैसे हम सिंगल टीचर हैं या तो ये ऑप्शन रहती है कि हम मल्टीग्रेड टीचिंग करवाएं। और मैम जैसे एक्टिविटीज़ करवानी है तो जैसे फर्स्ट सेकंड है उनको इकट्ठा कर लिया, तो एक्टिविटी ऐसी हुई जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो और मैम मदर है तो मदर का ये है कि सभी बच्चों को की तरफ ध्यान देना, और यहाँ मेरे 50 बच्चे हैं, मुझे तो हर एक बच्चे की एक तो उनकी केस हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कि ये बच्चे कैसे किस चीज़ को कितने आसानी से करेंगे कैप्चर। तो ये इंडिविजुअल थोड़ा समय निकालना पड़ता है और निकालती हूँ और अच्छे से उसके लिए कर रही हूँ। कम्युनिटी का भी उसमें सहयोग रहता है। हाँ जी। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे जाने आपकी पाठशाला के बारे में, एक छोटी ममता के बारे में जानना चाहते हैं कि बचपन कैसा आपका रहा है। जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत से ही आपको टीचर बनने का शौक था, लेकिन फिर भी एक होता है कि बचपन में कोई सपना हो, तो कैसा आपका बचपन रहा, कैसी एजुकेशन रही? जब मैं छोटी थी तो अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि टीचिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं घर आकर क्या करती थी कि छोटे छोटे पत्थरों की ना लाइन बना देती थी और ये समझती थी कि ये छोटे बच्चे जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये पत्थर नहीं है, स्टूडेंट्स हैं। और मैं कोशिश करती थी अपनी अध्यापक की मतलब जैसे पढ़ा रहे हैं टीचर वैसे ही उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती थी। तो ये जुनून तो बचपन से ही था कि बच्चों को पढ़ाना है, और ये हॉबी समझ लो कि मतलब ये बच्चों को उसी बच्चों के टीचिंग की तरफ ही मुझे जाना था। और इस प्रोफेशन में दी बेस्ट भी तभी कर पा रही हूँ जब मुझे इतना शौक बचपन से था। जी, तो अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ स्कूलिंग, कैसे कैसे? मैम मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हेडक्वार्टर बिलासपुर से हुई है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स की है, विद अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन। जी जी। तो इसमें जो हमारी लिटरेचर है उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बाद में हिंदी में भी किया, तो साहित्य में किया। तो जैसे आपके अलग अलग शौक, कॉमर्स में आपने कहा, फिर उसके बाद लिटरेचर में, तो कहीं ऐसा था मन में कि कुछ और बनना था या कुछ इस स्टडी से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ना था? मैम इस प्रोफेशन में आना मेरी चॉइस थी, बचपन से ही चॉइस थी। तो ऐसा नहीं है कि बाय चांस
बने हैं अध्यापक, वैसा नहीं है। मैंने इस प्रोफेशन को बचपन से ही, ये जुनून था और पढ़ाना एक जुनून है। हर वक्त बच्चों के बारे में सोचती हूँ। घर आकर भी मुझे ये लगता है कि आज बच्चों के लिए क्या करूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा मेथड बच्चों के लिए मतलब ये किया है, क्लैपिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जनरल वोकैबुलरी है। जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, जैसे संडे मंडे हैं, जैसे डेज ऑफ द वीक हैं, मंथ्स नेम है, तो जैसे स्पेलिंग लर्न करने हैं, टेबल्स हैं, तो क्लैपिंग मेथड है, जैसे SUNDAY वैसे करके। तो बच्चे इतना उसको इंटरेस्ट लेते हैं, तो मतलब और ये फेमस भी काफ़ी है। तो कुछ टीचर्स ने इसको थोड़ा अडॉप्ट भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है। आज के समय में इतना कुछ देखने को मिल जाता है, और जो कुछ आप नया करेंगे वो ज़रूर अडॉप्ट कोई ना कोई करता है। और मुझे भी लगता है जो कोई अच्छा करवा रहा होता है, मैं भी उसको देखती हूँ और मैं भी अडॉप्ट करती हूँ। जी जी। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि 3 बच्चे थे, उसके बाद वो 50 की संख्या की करनी थी, तो उस समय कैसे आपने ये कोशिश की और कामयाबी, मतलब पहली सीढ़ी हम कह सकते हैं कि कैसे शुरुआत हुई उसकी? मैम बहुत मतलब चैलेंज, ये किसी ने कहा है कि लाइफ इज़ ए कॉमेडी टू दोज हु फील एंड ट्रेजेडी टू दोज हु थिंक। मतलब ये कॉमेडी उनके लिए है जो एक्ट भी करते हैं और फील भी करते हैं। जी। और ट्रेजेडी वो है जो ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ऐसा है कि 3 बच्चे थे, तो कुछ कम्युनिटी ने मतलब जैसे ही मेरे हार्डवर्क को देखा, मैथडोलॉजी की सबसे पहले बात हुई कि सबसे पहले मैंने मेथड अपना चेंज किया, अट्रैक्ट किया बच्चों को। 3 बच्चों से एडमिशन्स बढ़ने लगी, और उसके बाद मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट की, क्योंकि एक भी बेटी स्कूल में नहीं थी। तो मैंने उसमें फिर जो बेटियां हैं उनके नाम पे जो हर एक नई एडमिशन थी उसके नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाए, और 500 रुपये हर एक नई एडमिशन पे, गर्ल की एडमिशन पे मैंने अपने जेब से ट्रांसफ़र किए। तो हाँ जी, तो शुरुआती तौर पे 9 लड़कियों से ये शुरू किया मैंने, और हर नई एडमिशन पे 500 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। फिर कुछ ऐसा भी था कि कुछ बच्चे जो प्रवासी बच्चे थे, तो स्कूल नहीं भी आते थे, तो उनके पेरेंट्स को स्कूल छोड़ चुके थे, तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, उनको मतलब कि आप स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार है सब बच्चों का और पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से एक रहता है, चाहे किसी भी जॉब से रिलेटेड हम कहते हैं कि नहीं मुझे जॉब मिल चुकी है, अब तो मुझे तो सैलरी आ रही है, तो मुझे ऐसा इतने एफर्ट क्यों करने हैं। तो ऐसा आपने क्यों सोचा कि मुझे इतना एफर्ट करना है, इतने सारे बच्चे लाने हैं, और आप शायद अपने स्कूल में अकेली टीचर है? जी मैम जी। तो उतना बर्डन आपको कितना अच्छा लगता है, या कैसे आप मैनेज करती है? मैम ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग जो है वो मेरा जुनून है जी, पढ़ाना जुनून है। बहुत मतलब अब ये कहें कि जॉब है, ये है, तो अपने प्रोफेशन के लिए ऑनेस्ट रहना सबसे बड़ी बात है। तो अब नॉलेज, एबिलिटी, हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ हम काम करेंगे, तो इस चीज़ को भगवान भी देखता है। और तो जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों का सहयोग भी उसमें हो। जब आपने शुरुआत की होगी कि मुझे संख्या बढ़ानी है अपने स्कूल की और लड़कियों को खास तौर पर लाना है, तो क्या आपको लोगों का सहयोग मिला, जन सहयोग, जैसे गांव के लोगों का सहयोग और बड़े लोगों का सहयोग, जो अपने एफर्ट आपके साथ मिलाकर उससे संख्या को बढ़ा सकते थे? जब भी कोई आदमी या कोई पर्सन जो है वो हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के साथ काम करता है तो उसको सोसाइटी देखती है। और ऐसा ही मेरे स्कूल में ममता की पाठशाला में हुआ। तो कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मेरी स्कूल में कम्युनिटी के द्वारा लैपटॉप, इंग्लिश मीडियम मैंने स्कूल में स्टार्ट किया जी। तो जब जैसे एनरोलमेंट की बात थी तो उसमें मैंने जो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया तो बच्चों की एनरोलमेंट नेचुरली है बढ़ी है उससे। तो पेरेंट्स ने क्या किया है वहाँ पे जैसे लैपटॉप
लैपटॉप स्कूल को डोनेट किया जी। कम्युनिटी के द्वारा ही, और वाटर कूलर स्कूल को दिया गया जी। और हमारे जो कम्युनिटी है उनके द्वारा ही एक कच्चा रास्ता स्कूल के लिए हुआ करता था, तो वहाँ पे स्टेयर्स बनी, तो बच्चों के लिए आने के लिए पक्का रास्ता बनाया। और राइटिंग मटेरियल ममता की पाठशाला में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को खरीदने की ज़रूरत पड़ी है, तो वहाँ से ये मतलब ये ममता की पाठशाला से सब बच्चों को मिलता है स्कूल में, तो ये ज़रूरत उन बच्चों के लिए नहीं है। और कम्युनिटी मतलब का सहयोग मुझे भरपूर रहा है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है ममता की पाठशाला को। तो जैसे अब काफ़ी लंबा समय आपको इस टीचिंग लाइन में हो चुका है, और कैसा लगता है, बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स आता है जब आप उनको पढ़ाते हैं, आगे बढ़कर वो कुछ नया करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। बच्चों का रिस्पांस मैम बहुत अच्छा है। प्राइवेट एक पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे मैंने पढ़ाया है, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचे हैं। कोई MBBS भी कर रहे हैं बच्चे, कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने नर्सिंग की है, टीचर्स बने हैं, इंजीनियरिंग में गए हैं। या मैं अपने खुद के बच्चे की बात करूं तो मेरा अपना खुद का बेटा जो MBBS कर रहा है, तो मैंने उसको खुद अपने पास पढ़ाया है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा मतलब कोई नहीं पढ़ा सकता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं। और तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इतने सारे बच्चों का भविष्य बुन रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के लिए भी वैसा ही सोचोगे, और जैसा आप अपने बच्चों के लिए करोगे तो वैसा आप दूसरे के बच्चों के अपने बच्चे को मैम मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है और मैंने खुद उसको अपने पास पढ़ाया है। जी जी जी, जी। और आगे आपने क्या क्या सोचा है कि इस प्रोफेशन में आगे क्या आप करना चाहती है, कैसे बच्चों को और नए नए तरीके से, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जो नए तरीके, जैसे आपने क्लैपिंग मेथड बताया, और क्या क्या आपने ऐसे मेथड अपनाए जिससे बच्चों को। एक्टिविटी बेस्ड मेथड है मैम, बच्चों को करके बताना है जी। एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, और प्ले वे मेथड हो गया, रिसाइटेशन ऑफ पोएम हो गया, जैसे ये है, या स्टोरी टेलिंग है। तो क्योंकि आज की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड है जी। हमें बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट किसमें ले रहे हैं, और बच्चों का जो IQ लेवल है वो क्या है, बच्चे कितना इंटरेस्ट उस चीज़ में ले रहे हैं, क्योंकि हमने लर्निंग आउटकम्स को एनहांस करना है। तो इसमें नए नए मेथड हैं। मैंने क्या किया है कि जैसे बैग फ्री डे हमारे स्कूल में होता है, तो उसमें जैसे बच्चों से क्ले से टॉयज बनाना है, क्राफ्ट के काम करवाने हैं, या और मैक्सिमम जो टीचिंग है मेरी एक्टिविटी बेस्ड है। बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं, और इस जैसे परमानेंट उसका जो नॉलेज है वो भी परमानेंट रहता है इस टाइप से अगर सीखेंगे तो। हाँ जी, टेबल्स हैं, क्लैपिंग मेथड से मुझे नहीं लगता बच्चे कभी भूल पाएंगे। इवन पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे बच्चे याद करते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम भी क्लैप करके घर में वैसे ही याद करें। तो और क्योंकि बच्चे होते भी ऐसे कि अगर कुछ नए तरीके से सिखाएंगे तो वो बोरियत भी नहीं रहेगी और सीख भी जल्दी लेता है। लेकिन एक और भी, जैसे आपने कहा कि एक्टिविटीज से ही सारी चीजें आप करते हैं, और भी सारी एक्टिविटीज, जैसे आपने क्राफ्ट कहा, खिलौने बनाना, तो कहीं लगता है ऐसा कि जैसे एक रहता है कि भी नहीं, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें तो होती रहेगी, एक जो किताबी जैसे हम बोलते हैं कि किताबी नॉलेज ही, तो उसको कैसे आप अलग करते हैं? ये जो एक्टिविटीज रहती है ना मैम, ये अलग नहीं होती हैं जी। ये हमारे जो करिकुलम है उसी से एक्टिविटी बनाई जाती है जी। मैं उसी से एक्टिविटी फ्रेम करती हूँ। कोई कविता है तो उसको गा के इतने अट्रैक्टिव वे में बोलूँगी, बच्चे कभी भूलते ही नहीं जी। तो वो सिलेबस से हटके हमारी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो है जो सारे मेथड्स हैं हमारे करिकुलम को लेकर हैं जी। इसके अलावा कुछ और अगर हमने बच्चों को जैसे मॉरल एजुकेशन के बारे में बताना है या इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, जैसे अब आजकल गर्मियों का मौसम है तो पक्षी जो है वो चोंच खोल के ऐसे बेचारे घूम रहे होते हैं, तो बच्चों जैसे सुनते हैं कि मैम बोल रहे हैं कि बेचारे बच्चे, तो उनको जैसे हमने क्या किया है, एक प्रैक्टिकल जैसे बच्चों को नॉलेज देने के लिए हमने छोटे छोटे बर्तनों में ना सब पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है जी। तो बच्चों में वो भावना आज से पैदा हो गई, और वो बच्चे हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को कि नहीं, बच्चे ये जो हमारे पक्षी हैं ये भी हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट हैं, और हमें इनको क्या करना है, इनको सर्वाइव करना है, इनके लिए पानी रखना है, या इनकी कैसे इनको सेव करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यही तो एक मेरा जानने की इच्छा थी, क्योंकि जो एक बात थी कि भाई
पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी या पढ़ने के साथ साथ जो मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, वो कितना ज़रूरी है बच्चों में डेवलप करने के लिए, जिसकी शायद कहीं ना कहीं कमी हम ये कह सकते हैं कि कहीं आज के समय में ये छूट तो नहीं रहा है। तो इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो ये छोटे छोटे जो तरीके आपने अपनाए हैं, इससे बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से होती है। हाँ जी मैम। तो आगे जैसे हम कह रहे थे कि अभी ये आपका मेथड है, आगे आप क्या क्या सोचती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही स्कूल में अभी आप 6 साल से हैं, तो उसके बाद नए स्कूल में जाएंगे तो क्या आपका मेथड रहेगा? मैम आज से पहले भी जैसे जिस स्कूल में मैं रही हूँ तो यही मेथड्स रहे हैं। सभी बच्चों को आज तक मैंने हर एक बच्चे में अपने बेटे को देखा है और मेथड भी यही रहेंगे, एक्टिविटीज़ भी यही रहेंगी। जिस भी स्कूल में जाऊंगी, जो भी स्टूडेंट मेरा होगा वो मेरा बेटा आर्यन ही होगा। तो ये ऐसा है तो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, जाना भी पड़ेगा, तो इसी मेहनत और लगन से काम करूँगी। जी हाँ जी। एक तो टीचिंग आपका बचपन से सपना था, उसके साथ साथ ये जानना चाहते कि और क्या क्या आपके शौक़ रहे हैं, हॉबीज़ क्या है जो इसके अलावा भी आप करना चाहते हो? मैम टीचिंग के अलावा मेरे को साहित्य जैसे है, साहित्य में बहुत रुचि है और मैं कविताएं भी लिखती हूँ और कविताएं, कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ है। जी जी। हाँ जी मैम। जी, तो आपसे जानना चाहते हैं, जब आप लिटरेचर में अगर शौक़ रखती है तो क्या क्या आप लिखती है? अगर 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। मैं अपनी लिखी हुई आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे तूफ़ानों से टकराना है जी, मुझे तूफ़ानों से टकराना है, पर अंधेरों में दिया जलाना है जी। एक दिया ही नहीं मंजिल मेरी, एक दिया ही नहीं मंजिल मेरी, मुझे आसमान पर ध्वजा फहराना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है जी। मेहनत से मुझे आज सही, मेहनत से मुझे आज सही, लकीरों की मैं दास नहीं, लकीरों की मैं दास नहीं, हौसलों का सैलाब लिए, सपनों की उड़ान लिए, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि लग रहा है कि जो भी कुछ आप करते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं और कहीं ना कहीं ये नहीं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, फिर भी अपने काम करते जाना है, निस्वार्थ भाव से हम काम करते जाना है। टीचिंग प्रोफेशन जो है एक भगवान के बाद अगर किसी पे यकीन होता है तो पेरेंट्स अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो वो अध्यापक है, टीचर है। हाँ जी। आज के समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के जो डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती है शिक्षा। बच्चों के जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल, इमोशनल, मतलब बच्चों को गुड कम्युनिकेटर भी होना है जी, फीलिंग्स भी समझनी है, उनको स्ट्रॉन्ग भी बनना है। नहीं तो बच्चे ये होते हैं कि छोटी सी बात है, इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को इमोशनली भी हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जैसे और फिजिकली है, बच्चे बहुत वीक से नज़र आते हैं। तो जैसे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल है और फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस मोटर स्किल है जैसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, और फाइन मोटर स्किल है जैसे उनकी फिंगर्स हैं, उनकी जो छोटी छोटी मसल्स हैं, उनको कैसे बोल्ड बनाना है। तो इन सारे चीज़ों पे काम करना होता है। तो स्कूल में जैसे योगा है और पीटी है, तो गेम्स हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी हमने टाइम रखा हुआ। ममता की पाठशाला में ये सारी चीज़ें भी हैं और बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है जी। और लोगों का सपोर्ट या फिर हम फैमिली सपोर्ट साथ में ये कह सकते हैं, जब आप इतना कुछ करते हैं तो फैमिली सपोर्ट कितना आपको सहयोग रहता है उसमें? मैम फैमिली मेरे लिए पावर हाउस है जी। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही बतौर लेक्चरर कार्य कर रहे हैं, और मेरा बेटा जैसे मैंने बताया वो डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज से MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट है। तो फुल सपोर्ट रही है फैमिली की, पेरेंट्स की, बच्चों के पेरेंट्स की और कम्युनिटी की। तो मैम तभी इतना अच्छे से कर पा रही हूँ जी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपका हम जी ये सहयोग आपको सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, उसमें
आप आगे बढ़ती जाएंगी और ऐसे ही नया कुछ करती जाएंगी आप अपनी लाइफ में। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी ही जो ममता की पाठशाला है वो चली रहे। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देवांशी कार्यक्रम में आज ममता हमारे साथ थी और हमने बात की ममता की पाठशाला की। तो दीजिए इजाज़त, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।